हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महेश बर्णवाल किताब का इतिहास, एनसीईआरटी सार संग्रह और विश्व इतिहास सहित कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा प्राचीन भारत ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत हम पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण का अध्ययन करेंगे। इतिहास एक परिचय। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय अज्ञात काल से 9000 ईस्वी पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल का युग 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक था और नवपाषाण काल 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है: सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व माना गया है और वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इसके बाद नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। प्राचीन भारत 600 ईस्वी से 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 707 ईस्वी तक, आधुनिक भारत 707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक और आधुनिक विश्व 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक है। प्राचीन भारत में महाजनपद काल जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व शुरू हुए थे, मगध साम्राज्य 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक, मौर्य साम्राज्य 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व एवं इसके अंतर्गत संगम काल, चेर, पांड्य और चोल का भी शासन रहा। मौर्योत्तर काल 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी तक, गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। इसके बाद पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। जो मध्यकालीन भारत था उसे हमने 2 भागों में विभाजित किया है: पूर्व मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन का जो समय रहा है वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा। इसके अंतर्गत हमने उत्तर भारत में राजपूत शासन, दक्कन में चालुक्य, दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। उत्तर भारत में राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। दक्कन में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। इसके बाद दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल 9वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। उत्तर मध्यकालीन भारत में 12वीं से 18वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान, मुगल और दक्कन में विजयनगर, बहमनी साम्राज्य ने शासन किया। दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी, वारंगल के काकतीय, देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसल ने शासन किया। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है: यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी राज्य और अंग्रेजों की भारत विजय। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले यूरोपीय कंपनी में पुर्तगालियों का आगमन हुआ 1498 ईस्वी में और उसके बाद डच 1602 ईस्वी में। इसके बाद अंग्रेज 1608 ईस्वी में और फ्रेंच 1664 ईस्वी में भारत में आए। पीडीएफ से हम याद रखेंगे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी।
PDAF, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी राज्य बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी राज्य बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक में रहा। अंग्रेजों की भारत विजय। कर्नाटक युद्ध 1744 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक 3 युद्ध हुए। कर्नाटक युद्ध, बंगाल का युद्ध, प्लासी व बक्सर की विजय 1764 और 1757 में प्लासी का युद्ध और बक्सर की विजय 1764 ईस्वी में। मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में समाप्त हुआ। मराठा संघ की समाप्ति 1817 से 1818 ईस्वी तक हुई। पंजाब का अधिग्रहण 1849 ईस्वी में रहा। दास्ता का बंधन। राष्ट्रवादी जागरण, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, स्वातंत्र्योत्तर भारत, ये सब आधुनिक भारत में देखने को मिले हैं। दास्ता का बंधन। दास्ता के बंधन में अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण किया गया और इसकी प्रतिक्रिया 1857 ईस्वी में मुक्ति संग्राम के द्वारा दास्ता के बंधन से हम मुक्त हुए। राष्ट्रवादी जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई। स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता। स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता में कांग्रेस नरम दल और गर्म दल और क्रांतिकारी आंदोलन और गांधी जी के आंदोलन को देखने को मिलते हैं हमें। स्वातंत्र्योत्तर भारत में तात्कालिक समस्याओं का सामना, आर्थिक प्रगति की और विदेशी नीति और गुटनिरपेक्षता देखने को मिलती है। आधुनिक विश्व। आधुनिक विश्व 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक रहा। इसमें पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण के अंतर्गत आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु और धर्म सुधार आंदोलन में ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की समाप्ति हुई। भौगोलिक खोज अभियान। भौगोलिक खोज अभियान के अंतर्गत नवीन देशों व जलमार्गों की खोज हुई। 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई और अन्य देशों में इसका प्रसार हुआ। अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी से 83 ईस्वी तक। प्रथम विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना हुई। अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति मानव अधिकारों की घोषणा हुई जो 1789 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रवाद का उभार। जर्मनी व इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ। 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ। पेरिस की संधियाँ 1919 ईस्वी में हुई। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी। औद्योगिक क्रांति 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। दो विश्व युद्धों के मध्य यूरोप। वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ। फासीवाद का उदय इटली में हुआ और स्पेन का गृह युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच हुआ। संपूर्ण युद्ध, इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध और शांति स्थापना का नवीन प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। प्राचीन भारत के अंतर्गत हम ऐतिहासिक स्रोत, प्रस्तर आदिमानव, ताम्रपाषाण कर्षक संस्कृतियाँ, हड़प्पा संस्कृति, कांस्ययुगीन सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, महाजनपद और मगध साम्राज्य, ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, मौर्य युग, मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम, सातवाहन युग, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, गुप्त साम्राज्य, हर्षों का साम्राज्य, दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य और दर्शन का विकास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में अध्याय 1 है ऐतिहासिक स्रोत।
किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालाक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। पुरातात्विक स्रोत किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी कहलाता है। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी कहलाता है। पश्चिमोत्तर भारत में उत्खनन से ऐसे नगरों का पता चला है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईस्वी पूर्व हुई थी। उत्खनन से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृद भांड उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपयोग करते थे और किस प्रकार के औजारों तथा हथियारों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। प्राचीन इतिहास। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों, मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी है तथा 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत साहित्य साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य से हमें प्राचीन इतिहास का पता चलता है। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, जिसे ज्ञान कहते हैं, उपनिषद समीप बैठना, उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, आरण्यक और पुराण। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है। लौकिक साहित्य
लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ आते हैं। विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण के अंतर्गत यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। यूनानी रोमन लेखक में टीसियस जो ईरान का था, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निरियाकस, आनेसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस थे। सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निरियाकस, आनेसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस थे। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। यूनानी रोमन लेखक में डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया, डायोनिसियस जो अशोक के दरबार में आया, टोलमी ज्योग्राफी के लेखक थे, प्लिनी जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री का पुस्तक लिखी। यूनानी रोमन लेखक के अंतर्गत हमने टेशियस, हेरोडोटस, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निरियाकस, आनेसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस और मेगास्थनीज इंडिका के लेखक डायमेकस, डायोनिसियस, टोलमी और प्लिनी का अध्ययन किया। यूनानी रोमन लेखक के अंतर्गत ये सभी आए थे। उसके बाद चीनी लेखक में फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग और इत्सिंग आए। अरबी लेखक के अंतर्गत सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी, इब्न बतूता। इब्न बतूता, अल-बरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी, ये सभी अरबी लेखक थे। सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी, इब्न बतूता। अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद पुस्तक लिखी है और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे, जो मोरक्को के निवासी थे। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, जो ब्राह्मी है बै से ब्राह्मी, बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। यूनानी और आरमाइक लेखक। आरमेइक लिपि। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान में हमें शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेखों में अशोक के यूनानी एवं आरमेइक लिपि का प्रयोग किया हुआ है। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धन और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरि से हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। उदयगिरि से हमें हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है, जो कलिंग नरेश खारवेल के बारे में बताता है। उदयगिरि से हाथी गुम्फा अभिलेख। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन, अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुए। प्रमुख अभिलेख व शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज।
देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। विशिष्टिपुत्र पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। विशिष्टिपुत्र पुलमावी। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित राजाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथ माला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान। महरौली स्तंभलेख। महरौली स्तंभलेख महरौली दिल्ली में स्थित है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। महरौली स्तंभलेख दिल्ली में चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसका समय गुप्त काल में था। यह स्तंभलेख मूलतः व्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है, तथा यह तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उसके द्वारा सिंधु के साथ युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उसके द्वारा सिंधु के साथ युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख इलाहाबाद में स्थित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है और गुप्तकालीन समय में था। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का योगदान यशोगान किया गया है। इसकी रचना हरिसेन ने काव्य शैली में की है। हरिसेन ने काव्य शैली में इसकी रचना की है। बौद्ध स्तंभलेख भरूच मध्य प्रदेश में मिला है। बौद्ध स्तंभलेख भरूच मध्य प्रदेश। भरूच स्थल पर मध्य प्रदेश में राजा वासुदेव से संबंधित है। बौद्ध स्तंभलेख यह शुंग काल से संबंधित है। इस अभिलेख में शुंग वंश की जानकारी का प्रारंभिक स्रोत है। मथुरा स्तंभलेख उत्तर प्रदेश में चंद्रगुप्त द्वितीय से गुप्तकालीन से संबंधित है। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभलेख द्वारा वैष्णवी धर्मी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है तथा माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन मिलता है। गरुड़ स्तंभलेख बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे हेलियोडोरस स्तंभलेख भी कहते हैं। गरुड़ स्तंभलेख को हेलियोडोरस स्तंभलेख भी कहते हैं। यह भागभद्र से संबंधित है और शुंग काल के समय का है। इसमें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्मसंयम, त्याग, सतर्कता जैसे नैतिक कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। एरण स्तंभलेख एरण मध्य प्रदेश में स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त से संबंधित है। एरण स्तंभलेख गुप्तकालीन समय का है। यह स्तंभलेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में है। एरण स्तंभलेख विदर्भी शैली में है। एरण स्तंभलेख बुधगुप्त से संबंधित है। गुप्त काल में इसका समय था। यह स्तंभलेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेख है।
प्रमाण तथा भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मात विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ का निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। इससे में सप्ताह के दिनों के नाम का प्रारंभिक प्रयोग किया गया है। भीतरी स्तंभलेख भीतरी गाजीपुर में स्थित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। एरण स्तंभलेख बुधगुप्त से संबंधित है और एरण अभिलेख समुद्रगुप्त से भी संबंधित है। जो भीतरी स्तंभलेख है यह भीतरी गाजीपुर से प्राप्त हुआ है और यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभलेख में हुणों के आक्रमण का वर्णन किया गया है। हुणों के आक्रमण का वर्णन किसमें किया गया है? भीतरी स्तंभलेख में हुणों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। इस स्तंभलेख में हुणों के आक्रमण का वर्णन एवं स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है। स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति का उल्लेख है। बिहार स्तंभलेख बिहार शरीफ पटना से प्राप्त हुआ है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने तथा एक स्तूप के निर्माण का उल्लेख किया गया है। भीलसड़ स्तंभलेख एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। यह कुमारगुप्त से संबंधित है। भीलसड़ स्तंभलेख कुमारगुप्त प्रथम लेख में गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण है। इस स्तंभलेख में कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख मिलता है। एरण स्तंभलेख एरण मध्य प्रदेश में स्थित है, जो भानुगुप्त से संबंधित है और यह गुप्त काल के समय का है। इसमें महान पराक्रमी गोपराज के रणभूमि में वीरगति प्राप्त होने एवं उसकी पत्नी के चिता पर सती होने का प्रथम उल्लेख है। एरण स्तंभलेख जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। गोपराज के रणभूमि में वीरगति प्राप्त होने के बाद उसकी पत्नी के सती होने का प्रथम उल्लेख है। तालगुंडा स्तंभलेख जो कर्नाटक के मैसूर में शिमोगा से प्राप्त हुआ है, शांतिवर्मन और मयूर शर्मन से संबंधित है। तालगुंडा स्तंभलेख शांतिवर्मन और मयूर शर्मन से संबंधित है, गुप्त काल के समय का है। यह स्तंभलेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। कदम्बों के इतिहास की जानकारी हमें तालगुंडा स्तंभलेख से प्राप्त होती है। इसमें कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लव से संघर्ष का उल्लेख है। साहित्यिक स्रोत यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष चर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी हुई थी। मेष चर्म एवं काष्ठ फलकों पर संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्य देवताओं की स्तुतियाँ हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादूटोना और पौराणिक आख्यान है। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। वेदांग वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या 6 है, जिनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद, निरुक्त है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, छंद। शिक्षा वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया है। कल्प का कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु, व्याकरण
धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु। निरुक्त, यह भाषा जिसका अर्थ है शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम। निरुक्त का अर्थ है शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है। निरुक्त की रचना किसने की है? निरुक्त की रचना यास्क ने की है। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, वृहति का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषी, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसमें प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है, प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। 6 वेदांगों के बारे में हमने अध्ययन किया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था। महाभारत का पहले नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में इसके श्लोकों की संख्या बढ़ाकर 24,000 हो गई। प्रारंभ में 8,800 थी, जो बाद में बढ़कर 24,000 हो गई श्लोकों की संख्या, तथा यह भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भारत के वंशजों की कथा है। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं। तदनुसार यह शतसहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः 5वीं सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। जातकर्म, जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। गृह सूत्र और स्रोत सूत्र। सुल्लभ सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन सुल्लभ सूत्र से ही प्रारंभ होता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। जो पाली भाषा थी वह दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके समय के मगध, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने वाले पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों से पशु के रूप में भी गुजरे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म का आधारित काल्पनिक लोक कथा है। पूर्व जन्म पर आधारित काल्पनिक लोक कथा है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों की रचना हुई, जिन्हें गुजरात के वल्लभी नगर में अंतिम रूप से संकलित किया गया था। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मशास्त्र में 3 चीज़ें, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है और इसमें 180 उपखंड हैं। 15 अधिकरण एवं 180 उपखंड। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। चीनी पर्यटकों में प्रमुख हैं फाहियान ह्वेनसांग। ये दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने फो क्यूकी की रचना की, जिसे गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। फाहियान की पुस्तक थी फो क्यूकी और यह फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। कोसमोस इंडिकाप्लेटस यह यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी में भारत आया था तथा क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की थी। कोसमोस इंडिकाप्लेटस ने क्रिश्चियन टोपोग्राफी ग्रंथ की रचना की थी। क्रिश्चियन टोपोग्राफी ग्रंथ की रचना किसने की थी? कोसमोस इंडिकाप्लेटस ने, जिसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन मिलता है। कोसमोस इंडिकाप्लेटस में भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन मिलता है। ह्वेनसांग युआन च्वांग भी इसका नाम था। ह्वेनसांग को युआन च्वांग भी कहते थे। यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया और सीयूकी की रचना की थी। सीयूकी की रचना किसने की थी? ह्वेनसांग ने। और फाहियान ने फोक्यूकी की रचना की थी। पिछले पेज का एक साइड छूट गया था, ये देखे पहले। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सर्जन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सर्जन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे। इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से, विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। यह धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके अंतर्गत कई कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखले हैं। तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, तोलकाप्पियम। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। उनमें उल्लेखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। विदेशी विवरण। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया है। सिकंदर को सैंड्रोकोटस का नाम से भी जाना जाता था। यूनानी विवरणों में सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। सैंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। सैंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए। मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचना में आए हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एथेनियन सी और टोलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एथेनियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। टोलमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री का टोलमी की ज्योग्राफी प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री का ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है। नेचुरल हिस्ट्री का लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। जो नेचुरल हिस्टोरी का है वह लैटिन भाषा में लिखी हुई है और भारत और इटली के बीच के व्यापार के संबंध को बताती है। इस पेज पर हम ह्वेनसांग के मित्र तक पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे देखिए। ही ली या जिन्हें हीली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज में आए परिवर्तनों का वर्णन किया। इत्सिंग यह भी चीनी यात्री था जो भारत आया था। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया था। सुलेमान वह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया। सुलेमान ने पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया। अल मसूदी 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा। राष्ट्रकूट शासकों के विषय में किसने लिखा था? अल मसूदी ने। अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। इसने तहकीक हिंद, किताब उल हिंद भी कहा जाता है, इसकी रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया गया था। चीनी लेखकों का वर्णन। चीनी लेखकों के वर्णन में लेखक, समय, रचनाएं और यात्री विवरण का अध्ययन करेंगे। फाहियान बौद्ध भिक्षु 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक समय रहा इसका, और इसने रचनाएं भारत की दशा का विवरण फोक्यूकी में की है। यह पहला चीनी यात्री था जिसने द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इस पर राजनीतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि अपने वृत्तांत में वह किसी भी भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोडिया, जो वस्तुओं का लेन देन होता था वो कोडियों के माध्यम से, तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल में देव निर्मित बताया है। नंबर 2 सुंग यून 512 से 13 ईस्वी में। इसने बिहार व बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। बंगाल व बिहार की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का उल्लेख सुंग यून ने किया है। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक। सी यू की पाश्चात्य संसार के लेख। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया। इसने 15 वर्षों के भ्रमण में नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन किया। कुछ समय हर्ष के दरबार में रहा। इसने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया।
यह यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि नीति का पंडित के नाम से जाना जाता है। हीली 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया। ह्वेनसांग की जीवनी हीली ने लिखी। यह ह्वेनसांग का मित्र था। इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। हीली ने इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी तक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा तथा इसके बारे में कहा जाता है कि वह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया। इसके वृत्तांत से भारतीय समाज की धार्मिक एवं आर्थिक दशाओं पर प्रकाश पड़ता है एवं नालंदा व विक्रमशिला जैसे शिक्षण केंद्रों की शिक्षा प्रणाली व व्यवस्था का ज्ञान होता है। इसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं का वर्णन किया था। इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी तक त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ लेकर गया था। मातवेनलिन 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया था। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया। चाउ जुकुआ 1225 से 1254 ईस्वी में चूफानची की रचना की इन्होंने। इसने 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण किया। चीनी अरबी व्यापार का विवरण किसने किया था? चीनी अरबी व्यापार का विवरण चाउ जुकुआ ने 1225 से 1254 ईस्वी में किया था चूफानची में। जो चीनी यात्री थे उनमें फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग, हीली जो ह्वेनसांग का मित्र था। हीली जीवनी लिखी थी इसने ह्वेनसांग की। इत्सिंग, मातवेनलिन, चाउ जुकुआ शामिल थे जो चीनी यात्री भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे। इस वीडियो में हमने अध्याय 1 को कंप्लीट किया है और इस सीरीज को हम आगे जारी रखेंगे। कल हम अपना अध्याय 2 प्रस्तर युग आदिम मानव का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसमें एक पेज छूट गया था, वो देखें। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। कार्बन 14 C14। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से यह पता चलता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व हुआ था। 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कृषि का प्रचलन हुआ था। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। जलवायु और वनस्पति का इतिहास परागों के विश्लेषण द्वारा पता चलता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क या आहत सिक्के उन्हें कहा जाता था जिन पर केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती है। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा शुरू की थी। सिक्कों का प्रयोग दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था, इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं।
जो विशेषतः शीशे, प्लेटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, जो सोने के सिक्के थे, वे सर्वाधिक गुप्त शासकों ने जारी किए थे, और जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस वीडियो में हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया है, जो महेश बर्णवाल इतिहास बुक का है। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।